हाय गाइस, लेट्स जस्ट बिगिन विद आवर सेशन। जो हमारा सेशन है उसका शुरुआत करते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। फटाफट आ जाइए। आज हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, ठीक है, जल्दी से आ जाइए, फिर शुरू करते हैं। मैट्रिक्स प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं हम लोग आज। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको कल बता दिया था। एंड ये भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। मैंने इस बारे में भी बात कर ली थी कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी हमने कल की क्लास में बात कर ली थी। आज उसके आगे बढ़ेंगे और उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो जितने लोग आ गए हों वो प्लीज़ फटाफट कमेंट कर दीजिए। एंड देन मैं ओके गाइज, ठीक है, देन आई विल बिगिन विद माई सेशन। तब तक जब तक लोग आ रहे हैं हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो बात कर लेते हैं यार। आपको एक कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी कि ये जो जितनी भी न्यूज़ आ रही है हालने वाली है, जो एग्जामिनेशन टलने की बात आ रही है, तो मैं बोलूँगा जो लोग 12th क्लास में हैं वो इस बारे में बिल्कुल मत सोचें कि जिन्होंने अभी 12th का बोर्ड दिया है और उनके साइंस वालों का तो मेरे हिसाब से PCM का पेपर हो गया था, बस उनका शायद इंग्लिश बचा हुआ है या एक पेपर तो बचा हुआ है, लेकिन कॉमर्स वालों के शायद 2 पेपर बचे हुए हैं। ठीक है, तो उन लोगों को मैं बोलूँगा कि अभी से आप फॉर्म्स के लिए देखना शुरू कर दें। ठीक है, मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट्स के IIT के फॉर्म तो आप लोग बहुत पहले भर चुके होंगे साइंस वाले बच्चे, लेकिन मैं बोलूँगा कि जो कॉलेजेस के फॉर्म भरते हैं अभी तक वो फॉर्म्स को प्लीज़ देखना शुरू कर दें, बिकॉज बहुत सारे कॉलेज ने डेट ज़रूर डिले कर दी है बट फॉर्म्स आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ें हैं, अपने करियर ऑप्शन सर्च आउट करना, ये सारी चीज़ें अब आप शुरू कर दीजिए, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम कि आप ये चीज़ें करें, बिकॉज अब इट्स अबाउट टू एंड। मे भी हो सकता हो मेरे हिसाब से पूरा मई आपका लॉकडाउन में जाए, बिकॉज आज या फिर कल के आप केसेस देखेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3900 केसेस मिले हैं एक 24 आवर्स में, विच इज़ अभी तक के हाईएस्ट नंबर्स है। और 197 डेथ्स हैं, ये भी अभी तक की हाईएस्ट डेथ्स हैं जितनी अभी तक हो गई इस कोरोना वायरस में। तो इसीलिए मैं बोलूँगा आपसे कि मोस्ट प्रॉबल चांसेस है कि पूरा मई आपका ये जो सिचुएशन चल रही है ये पूरे मई चले। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गाइज इस टाइम पे आप ध्यान रखें कि जब भी आप जो भी अपना सिचुएशन जिस भी प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है वो मज़े आपने जितने भी करने थे वो कर लिए हैं, लेकिन अब आप इस चीज़ में बिल्कुल ना आए कि आपको और मज़े करने हैं। थोड़ा करियर ऑप्शंस के ऊपर देखना शुरू कर दीजिए जो 12th वाले। और उन लोगों से मैं बोलूँगा कि जो 11th से 12th की तरफ अभी गए हैं, जिनको प्रमोट कर दिया गया है, उनसे मैं ये बोलूँगा कि आप चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम लोग अभी मैट्रिसेस चैप्टर 3 पर हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ये मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की 4 से 5 चीज़ें बची हुई हैं, उसको मैं आगे टेकअप कर लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। जो बचा हुआ है जो है आपके पास में, प्लीज़ उसको पूरा कवर कर दीजिए। इससे फ़ायदा होगा कि आपका चैप्टर एटलीस्ट ख़त्म होता चला जाएगा। तो आप फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर देखो। मैट्रिक्स में हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लिया, अब ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। जैसे एडिशन की बात करें तो कम्युनिकेटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, फिर एग्जिस्टेंस वाला जो इनवर्स वाला लॉ होता है। तो ये सारी चीज़ें एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में आता है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो ये सारा इसका पार्ट है, वो वाली चीज़ हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचिए कि आपके पास टाइम ही टाइम है और ये आप टाइम ऐसे ही ख़राब करते चले जाएं। मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा ध्यान इस चीज़ में दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ। ठीक है, क्लियर? नाउ मैं आपसे एक पजल पूछने जा रहा हूँ। होपफुली आप सभी को आता होगा, बट जिन लोगों को नहीं आता है वो प्लीज़ ध्यान से देखें। ठीक है, सो देयर इज़ अ नंबर। मुझे ये बोला गया कि देयर इज़ अ नंबर। अच्छा, डिविजिबिलिटी के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। डिविजिबिलिटी आप लोग 10th क्लास में पढ़ते होंगे। ये मैं आपको NTSC का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, सो एक नंबर है
जो कि लिखा हुआ है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ठीक, और मुझे ये बोल दिया कि दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, okay, so we need to find what are those numbers, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके पास एक नंबर है जो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, जो कि 3 प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन, मतलब इनके जो फैक्टर्स हैं, मल्टीपल मैंने लिखा है, दिस शुड बी फैक्टर, ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन इसकी फैक्टर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम 3 फैक्टर की बात करेंगे, तो फैक्टर इसके, फैक्टर्स आर 3 प्राइम नंबर्स। तो ये जो मेरा नंबर है इसके फैक्टर्स जो है वो 3 प्राइम नंबर, जैसे मान लीजिए कि ये 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है, या फिर 4 5 6 लिखा हुआ, 4 5 6 लिखा हुआ है। तो इसके जो फैक्टर हैं वो 3 प्राइम नंबर्स हैं, और वो भी कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हमें बताना है कि ये जो फैक्टर हैं इसके कौन कौन से। अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है, सोचिए ज़रा, 10th क्लास में आपके एनटीएससी में ये क्वेश्चन आया था, और बहुत अच्छा सोचने वाला है। अगर आप लोग बुक में, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज सुबह मैंने 10th की क्लास ली, मैंने उसमें यही चीज़ बोला कि अगर आप बुक पढ़ते हैं तो प्लीज़ थ्योरी को स्किप मत करें। थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट में बनने लगे हैं। जो फिज़िक्स और बायो की थ्योरी छोड़ देते हैं आजकल, अगर आप चेक करिए तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो जो ब्लॉक में लिखे होते हैं, वही सेम क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिल जाता है। तो प्लीज़ गाइज, दिस इज़ माय रिकमेंडेशन कि आप ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप पढ़ रहे हैं और ये सब चीज़ें मिस करते जा रहे हैं। कम ऑन गाइज, आंसर बताइए, सोचिए ज़रा, थिंक अबाउट इट। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करते जाइए। मैं सर्च कर रहा हूँ, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ। Come on guys, चलिए मैं बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और इसको नोट डाउन करके ज़रूर रख लीजिएगा। सुनिए ज़रा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जब मैं 7 को मल्टीप्लाई 11 से 77, और जब 77 को मल्टीप्लाई 13 से करता हूँ, तो दिस कम्स आउट टू बी 1001। दिस 1001 इज अ यूनिक नंबर, जो कि 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ। कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर की बात करिए, ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर्स की नहीं बात करिए। तो आपको लग रहा होगा कि कंजिक्यूटिव नंबर है, तो दिस इज नॉट अ कंजिक्यूटिव नंबर, ओके। तो अब कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स की बात करिए, तो अब मैं 1001 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि 3 डिजिट है, तो मेरा वो 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको यूनिक नंबर बोला जाता है। 1 2 3 1 2 3, मैंने 1001 को अगर 4 5 6 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस कम्स आउट टू बी 4 5 6 4 5 6, ओके। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये वाली चीज़ नोट डाउन करने वाली है, ओके। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे। ये हमारा मैट्रिक्स का आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स की बात करेंगे अभी हम। एक और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, इसको पूछूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास एक केक है, ठीक, कोई भी शेप मान लीजिए, सर्कल शेप मान लीजिए, रेक्टेंगुलर मान लीजिए, दो ही तरीके के मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर स्क्वायर भी मिलते हैं,
ठीक है। रेगुलर मार्केट में कस्टमाइज तो कैसे भी हो सकते हैं, आजकल कस्टमाइज तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बस आपसे बोल रहा हूँ कि भाई ये केक है, मान लिया आपने ये 3 फॉर्म में ही केक है। मान लिया मैंने कि अगर एक रेक्टेंगल केक था, इस रेक्टेंगल केक में मैंने क्या किया, एक पोर्शन काट के निकाल लिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने ये पोर्शन काट के निकाल लिया, ठीक है। मे भी हो सकता हो ये रेक्टेंगल हो और मैंने इसमें ये पोर्शन काट के निकाल लिया, मे भी हो सकता हो मैंने यहाँ से काट के निकाल लिया हो। तो मैंने एक पोर्शन कोई भी किसी प्लेस से, एनी प्लेस से मैंने क्या किया, एक पोर्शन काट के निकाल लिया। अब मुझे जो रिमेनिंग केक है, रिमेनिंग केक जो आपका है, ये जो रिमेनिंग है, इसको क्या करना है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करें, थिंक अबाउट इट, बताइए। मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको, मैं सारी चीज़ें क्लियर करके भी दे रहा हूँ। सोचिए ज़रा, मैं एकदम एक्सट्रीम सिनेरियो दे देता हूँ जिससे आप लोग ये वाली लास्ट वाली पॉसिबिलिटी तो ना ही सोचें, जो पॉसिबिलिटी आप हमेशा सोचते हैं, ठीक है। एक केक है आपके पास में, ये एक केक है, मान लिया ये केक है। इस केक पे मैंने ये एक रेक्टेंगल काट के रख लिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि रिमेनिंग को 2 हाफ में कैसे करेंगे। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा एक चीज़ बताओ, मतलब मैं आपको 2-3 मिनट का समय दूंगा, जब तक आप लोग कमेंट कर रहे होंगे, और जो कमेंट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है। जो भी कमेंट मेरे पास में आता जा रहा है मैं देखता जा रहा हूँ और उसी हिसाब से मैं रिस्पॉन्ड भी करता जाऊँगा, ठीक है। क्लियर है। शुभ कह रहे हैं कि कैन यू मेक अंडरस्टैंड इन हिंदी, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ बोला शुभ कि अगर मैं एक काम करूं कि मेरे पास एक केक है, उस केक में से मैंने चतुर्भुज जो हमारा है वो क्या काट लिया, उसको अलग कर लिया। कोई भी किसी भी शेप का है, रेक्टेंगल का था, उसमें से रेक्टेंगल शेप काट करके मैंने अलग कर दिया। अब जो बचा हुआ मेरे पास केक है उसको मुझे 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, बराबर होने चाहिए वो हिस्से। तो किस हिसाब से उस केक को बांटेंगे, ये ज़रा सोचिए, ये बताइए मुझे किस हिसाब से उसको 2 हिस्सों में हम बांट देंगे। मेरे हिसाब से हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। तो मतलब अगर आप, ये मेरा केक है तो मैंने एक लाइन खींच दी भाई ऐसी, और ऐसे लाइन खींचने में ये दोनों बराबर हिस्सों में बंटना चाहिए। लेकिन इधर देखो कम हिस्सा कटा हुआ है और इधर ज़्यादा हिस्सा कट गया, तो बराबरी तो नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसी लाइन काटनी है कि ये हिस्सा, ये दोनों, ये जो केक पूरा मेरा केक है ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, यानी 2 बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाएगी। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फिजिक्स में आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, और वही सेम रूल वो मैथ से ओरिजिनेट हुआ है। जितनी भी फिजिक्स की चीज़ें, बहुत सारे इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज होती है। अच्छा एक बात सुनिए, मेरे पास एक रेक्टेंगल है या कोई भी चतुर्भुज है, अगर मैं डायगोनल से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर बराबर नहीं होता है? इसका मतलब कि डायगोनल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, अगर वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, कुछ भी, ठीक है। क्लियर, समझ रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि डायगोनल 2 हिस्से पार्ट में डिवाइड कर सकते हो सकता हो क्वाड्रिलेटरल, ठीक। तो अगर ये खींचोगे तो 2 इक्वल पार्ट में भी हो सकता, नहीं भी जाए। क्या ये बात सही है? तो हमेशा डायगोनल क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, समझिए। अब ऐसा क्या प्रॉपर्टी है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? कभी भी कोई भी लाइन जो किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ पॉइंट या सेंटर ऑफ मास से जा रही हो,
वो लाइन हमेशा उस रेक्टेंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ पॉइंट ये, तो अगर कोई लाइन मैं ऐसी भी खींचता हूं जो इससे होती हुई जा रही है तो ये इसको बराबर काटेगी। कोई लाइन मैं ऐसी भी खींचता हूं तो ये बराबर काटेगी। मतलब कोई भी लाइन मैं खींचूं, कैसी भी लाइन खींचूं, ये केक मेरा बराबर हिस्सों में बटेगा अगर मैं उस सेंटर पॉइंट से लाइन गुजारूं तो। नाउ मैट्रिक्स, हाँ जी मैट्रिक्स के बारे में ही बता रहा हूं। नाउ अब मैं अगर ये बात कहूं कि ये जो मैंने क्या किया, मैंने ये चीज बाहर निकाल दी, तो अब क्या करूं, ये जो हॉलो स्पेस है उसका एक सेंटर ऑफ पॉइंट होगा और ये जो रेक्टेंगल है उसका एक सेंटर ऑफ पॉइंट होगा। इन दोनों के सेंटर ऑफ पॉइंट से पास होती हुई कोई लाइन जो होगी वो हमेशा इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बात समझ गया? हमेशा ऐसा हो, यानी हॉलो स्पेस का सेंटर पॉइंट और बड़े वाले यानी पूरे स्पेस का सेंटर पॉइंट, इन दोनों से एक जो लाइन पास हो रही होगी वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ना मैट्रिक्स के बारे में बताऊं मैं आपको, तो मैट्रिक्स के बारे में मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, 4-5 क्लासेस में ले चुका हूं। दिस इज आई थिंक दिस इज माय 5th क्लास और 6th क्लास मैट्रिक्स के ऊपर। तो पहले से रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लें, वो पहले के डेज में आपको मिल जाएगी क्योंकि क्लास मेरी डेली चलती है, ठीक है, सैटरडे संडे छोड़ के। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करी गई है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैंने क्या कर दिया, कोई मेरे पास में मैट्रिक्स है 3 1 -5, देन ए इनवर्स इज गिवन बाय, सॉरी माइनस ए इज गिवन बाय, यानी क्या कर देते हैं, हर टर्म को माइनस दे देते हैं, हर टर्म को माइनस दे देते हैं। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया तो देखो इधर प्लस है। बात समझ में आ गई? तो मैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की जब बात करूंगा तो मैं क्या कर देता हूं, ए माइनस लिखने का मतलब ये है कि मैं हर टर्म को माइनस दे देता हूं। आगे बढ़ जाते हैं। हमें दो तरीके के क्वेश्चन करने थे। हमने एडिशन के क्वेश्चन कर लिए थे, हमारे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन बाकी थे। उन्हीं सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन को आगे कवर करते हैं और इस क्वेश्चन पे आते हैं। कृपया थोड़ा टाइम निकालिए और दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को करने की कृपा करें, कोशिश करें दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को करने की। मैं दोनों क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मिनट का समय दे रहा हूं। 2 मिनट लीजिए और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिए। आई होप आप लोग आंसर निकालने में अभी तक एबल रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 7A की बात कर रहे हैं तो हमेशा मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा उन्हीं के बीच में हो सकता है जो कि क्या हो हमारे पास में, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऐसे होता है जो बराबर बराबर पे हो। स्केलर में तो फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन ऑपरेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे लोग जो मेरी क्लास में अभी नए हैं उनको लगता होगा कि सर जी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर किस चिड़िया का नाम है। तो ऑर्डर का मतलब हो गया, जैसे कि ये तुम्हारी मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो हैं और 1 2 और 3 कॉलम है, तो इसको क्या बोल देंगे, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ये इसका ऑर्डर है। पहले रो आता है, फिर कॉलम आता है,
बात समझा? पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। वैसे ही सिमिलर वे में इधर रो आएगा 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ये भी कॉलम आएगा। जब 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3 दोनों एक ही तरीके के हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लगा सकता हूँ। जैसा कि इसने बोला कि 7a होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको कल ही बताया, जैसे ही मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ, अंदर क्या कर देता हूँ, सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से। तो 7 3 ज़ा 21, 8 ज़ा 56, 11 ज़ा 77, 6 ज़ा 42, 3 ज़ा 21 एंड 8 ज़ा 56। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है दूसरे लोगों को। दूसरी प्रजाति कौन सी? दूसरी प्रजाति वो जो 5 से गुणा होगी, क्योंकि 5 के बारे में तो हम क्या कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं ना भाई, समझ में आ रहा है? 5 के बारे में तो हम चेक कर चुके हैं, ये हमारा 5 है, ठीक। तो 5 माइनस 30 प्लस 75, 15 प्लस 40, ठीक है, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो मैं फाइनल आंसर निकाल लूँगा। माइनस क्या भाई, 21 में से 5 गया, कितना बचा बोले, कितना बचा बोल गया, देखो ये आंसर नहीं दे रहा। 21 में से 5 गया, बचा 16, कितना बच गया, 26 बच गया। लेकिन माइनस करना था, माइनस माइनस तो प्लस है सर जी, यानी ये क्या हो गया, 86 हो गया। समझ में आया क्या? ठीक है, 75 77 माइनस किया, 2 बच गया सर। 42 में 15 माइनस कर दिया, 15 की जगह माइनस क्या करो ना, जब भी ऐसा आ जाए 16 माइनस कर दो, क्योंकि 32 में 16 माइनस करते थे तो 16 आता था, 42 में 16 माइनस करेंगे तो 26 आएगा। अब क्यों 15 माइनस करना था, 16 तो था नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक और नंबर उसको दे देंगे, क्योंकि माइनस हमने एक बढ़ा के कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, 42 में से 16 माइनस किया 26, और उसमें एक नंबर 22। अब ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में दिया हुआ है ये कहानी अगर नेगेटिव में हो तो और मज़ा, यानी 40 हमें माइनस कर देना है, और ये माइनस का आंसर आएगा 61। 85 माइनस होगा 56 में से। अब देखो जल्दी कैसे करेंगे, 55 में 85 घटाओ 30 आता है, तो 56 में 85 घटाया तो 31 आएगा, और वो भी -31 आएगा। एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? अभी हम नल की बात करेंगे। नल में भी यही सेम चीज़ होती है कि x को हमने रख लिया, a को रख लिया और 0 कर देते हैं। 0 हमारी एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कभी भी दो लोगों को प्लस करने पर अगर रिजल्ट 0 हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स बोल देते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? यहाँ तक पॉइंट आई होप सभी को क्लियर होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में, ठीक है। तो हम आगे भाई एडिशन में अब क्या करेंगे, एडिशन कैसे होगा, किस तरीके से एडिशन होगा, आइए ज़रा समझते हैं। और इस मामले की क्या है ना, गंभीरता को उससे लेते हैं और इस मामले की तह तक पहुँचते हैं। तो हमसे मामला क्या कह रहा है, हमसे मामला कह रहा है कि कम्युनिकेटिव लॉ होता क्या है। तो हम बोलेंगे कि अगर भैया ए की बीवी बी है तो बी का हस्बैंड ए है, क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी कम्युनिकेटिव, देखो नाम में ही मैथ्स ने तुम्हें कम्युनिकेशन दे दिया। तो ए बी से बात करता है तो बी भी ए से बात करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, ठीक है। जितने भी आशिक हैं उनको देखो मैंने क्या कर दिया, उनको ढांढस बंधा दिया, उनको होप दे दी मैंने कि बात होगी, ठीक है। चले आगे बढ़े, लोग में आजकल ये सब कॉमन भी होते हैं। तो आते हैं भैया कि अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए भी होगा। अब ऑब्वियस सी बात है भैया, 1 2 3 4, फिर इधर 4 5 या 5 6 7 8। अब भैया मैं इसको प्लस करूं या फिर इसको इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं प्लस करूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मतलब क्या प्रूव हो गया, कम्युनिकेटिव लॉ प्रूव हो गया है। कम्युनिकेशन पे तो हम अपने आप को नहीं कह सकते कि भैया कम्युनिकेशन में हम वीक हैं। आगे बढ़े,
एसोसिएटिव लॉ हमको क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ हमसे ये कहता है कि हमारा एसोसिएशन किसी के साथ में होना चाहिए और वो एसोसिएशन चेंज होता रहता है ओवर द टाइम। इसका मतलब बी और सी ने एक बिजनेस शुरू किया और फिर इन दोनों को इन्वेस्टमेंट किसने दे दिया? ए ने दे दिया। तो अभी ये सिस्टम है। लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ क्या हो सकता है कि सी जो है वो ए से ले ले कनेक्शन और सी जो है वो बी से ले ले कनेक्शन, या इन दोनों से अलग अलग कनेक्शन हो सकता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सी कॉमन ले लो तो ए प्लस बी फंस सकते हैं यहाँ पे। बट ये चीज़ पॉसिबल तभी है ना, ये चीज़ पॉसिबल तभी हो जब आपको पढ़ाने वाला मैथ्स का टीचर मैं ना हो, तभी तो आप ये सब गलतियाँ करके आए, वरना क्यों गलतियाँ करेंगे ये सब। बात समझा? क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, सबको क्लियर होगा। एसोसिएटिव लॉ हमारा यही कहता है कि अगर बंधुओं में अगर विवाह है, दो बंधुओं में, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? हम ये कह सकते हैं कि B प्लस सी प्लस ए, यानी कि बी सी एक साथ और ए अलग से, और अब फिर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ए बी एक साथ और सी अलग से। तो कम्युनिकेशन यहीं पर इम्प्रूव होता है, यहीं से बनता है, यहीं से हमारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उसके बाद आया एसोसिएशन। कम्युनिकेशन के बाद क्या आ गया? एसोसिएशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बोला था एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी वाला और एग्जिस्टेंस इनवर्स वाला, ये दोनों चीज़ों के बारे में बात किया था। एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी वाला हमसे क्या कहता है कि भैया अगर मैंने किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ दी तो मेरा, सॉरी नल मैट्रिक्स जोड़ दी तो मेरा आंसर क्या है? नल वो सेम ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। आओ देखें, मैंने कहा कि अगर ए को ओ से, ओ इज अ नल मैट्रिक्स, अगर ए को ओ से मैं क्या कर दूं? बांध दूं। ए को ओ से मैंने एक साथ कर दिया तो ओ ए के साथ ऑब्वियसली है ही, ठीक है। अब जब मैंने दोनों को एक साथ उबाल दिया है तो सब्जी इसी की बनेगी और किसी की सब्जी बन नहीं सकती है, वरना हो जाएगी गड़बड़। समझ रहे हो ना? जो तरीका है उस तरीके को तो हमें फॉलो करना ही होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि क्या एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस है हमारे में? एडिटिव इनवर्स क्या कहते हैं हमसे? एडिटिव इनवर्स वही सेम बात हमसे कहते हैं कि ए में अगर उसका क्या हो जाए, नेगेटिव वाली फॉर्म हो जाए तो आंसर 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू 0 हो जाएगी। बात ठीक है भाई? क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। स्केलर मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूँ क्या है स्केलर मैट्रिक्स, कैसी शुरुआत हुई। आइए ज़रा एक क्वेश्चन मेरे लिए करके दिखाइए। तो मुझे क्या करना है? फाइंड वैल्यू ऑफ मुझे क्या करना है? फाइंड वैल्यू ऑफ ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू की बात, तो हमें क्या करना है? फाइंड करनी है जब हमें x प्लस वाई दिया हो और x माइनस वाई दिया। x प्लस वाई क्या दिया हुआ है भाई? 5 2 0 9 ये दिया हुआ है, और x माइनस वाई क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई दिया हुआ है 3 6 ठीक है। 3 6 0 और माइनस, समझ गए? ये हमारे पास x माइनस वाई है, दूसरा x प्लस वाई है। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास में, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? समय लगाइए और आंसर बताइए। आप लोगों को भी पता है x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या है हमें सिस्टम देता है।
दोनों को अगर उठा करके तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। दोनों को उठाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी x प्लस वाई में से मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे y मिल जाएगा। तो x और y दोनों मिलना ईजी है, बट ये आंसर आपको जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि समय का कोई भी चीज़ आपसे छूटे, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन नोट डाउन करके लाया हूँ उसका ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया। ये तरीका हमसे क्या कहता है कि भैया x माइनस या x प्लस वाई को मान लो k और इसको मान लो j। तो हमने कहा k प्लस j, ये क्या हो जाएगा, प्लस होने पर मेरे पास वैल्यू 2x आएगी, और k माइनस j प्लस होने पर अगर मैं कहूँगा सारी चीज़ें सेटल डाउन होती है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा भैया, मेरे पास में आ जाएगा 2y। अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके सही से हो सकता है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाए। नया एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मुझे ये भी लगा था। पुराने वाले क्वेश्चन का भी मुझे रिप्लाई चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग सॉल्व ज़रूर करिएगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स 5 7 वाई माइनस 3, फिर प्लस 3 माइनस 4 1 2, फिर उसके बाद में इक्वल्स टू 7 6 15 14। अब बताइए बाबू जी, क्या आंसर लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, क्या आंसर होगा? सोचिए ज़रा, ध्यान विचार कुछ तो करिए, कुछ ध्यान करिए, कुछ विचार करिए और कुछ बताइए हमको कि इसका आंसर x और y की वैल्यू निकालना है, कैसे निकाला जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी राइटिंग की अभी बुराई कर रहे होंगे कि सर आपकी राइटिंग गड़बड़ है, लेकिन जिसको मेरी राइटिंग गड़बड़ लगे, मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, दोहराता रहूँगा जब तक आप लोगों की राइटिंग मुझसे अच्छी नहीं हो जाती। तो प्लीज़ जो भी कहता है कि मेरी राइटिंग गंदी है, आप अपनी कॉपी में खुद झाँक के देखिए बाबू साहब, आपका कितनी राइटिंग गंदी है। ठीक है, मुझे बाद में कहिएगा। तो मैंने कहा दोनों लोगों को ऐड करना, पहले हमें क्या करना होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 14 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भैया 7। ठीक, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में -3 प्लस, ये हमारे पास में क्या था ना, -10 का एक क्वेश्चन लिख के मैं प्लस करता जाऊँगा, बस और कुछ नहीं। देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोनों को सिर्फ हमें बराबर करना, ऑल वी नीड टू डू इज़ इन दोनों को बराबर कर देना है। वंस एक बार बराबर वो ही चीज़ है बस में। ठीक है, और सबसे बेस्ट वे है फॉर स्टडिंग और फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स इज़ टू टीच अदर पीपल। बहुत अच्छी तरीका है, अगर आप दूसरे लोगों को पढ़ाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, आप खुद बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। इन दो प्लीज़ गाइस ध्यान रखिएगा, दोनों के आंसर मुझे चाहिए। और फिर से मैं बोलूँगा, जैसा कि हर क्लास के बाद ज़रूरतमंद है, बहुत सारे लोग क्या हैं अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जो कि गरीब हैं और जिनके पास कोई भी हेल्प नहीं है, इवन रिसोर्सेज की कमी है। मान लीजिए कि 1% हमने अनाज मंगवा भी लिया, तो हम देंगे कैसे? फिर अनाज उगाने के लिए उनको गैस चाहिए, उनको फायर चाहिए, तब वो कर पाएंगे। तो ये वाली दिक्कत है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम क्या करें, हम खुद ही इसमें स्टेप लें और सबकी हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर मिलते हैं, दोनों के आंसर मुझे चाहिए, दीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, ध्यान रखें, खुश रहें और स्टे सेफ, स्टे एट होम। बाय बाय गाइस।